Today's topic is fertilization. So first we will talk about fertilization. What is fertilization? We all know that fertilization involves the fusion of male gamete with the female gamete. ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. नाउ स्ट्रॉसबर्गर was the scientist who discovered fertilization in एंजियोस्पर्म. सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को एंजियोस्पर्म्स में डिस्कवर किया. नाउ in angiosperms the male gametes are carried to ovule by the pollen tube, so it is known as siphonogamous fertilization. एंजियोस्पर्म्स के अंदर मेल गैमेट्स को ओव्यूल तक ले जाया जाता है पोलन ट्यूब के द्वारा. ठीक है, मेल गैमेट्स को ओव्यूल तक कैरी करने का काम पोलन ट्यूब करती है, पराग नलिका करती है. इसीलिए इस प्रोसेस को साइफोनोगेमस फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं. In angiosperms, the female gametophyte is seated deep in the ovarian cavity. ठीक है, अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एंजियोस्पर्म्स में फीमेल गैमेटोफाइट जो होती है वो धंसी हुई होती है, डीपली सीटेड होती है. डीपली सीटेड मतलब बहुत नीचे की तरफ धंसी हुई होती है ओवरी की कैविटी में. ठीक है, ओवेरियन कैविटी में डीपली सीटेड होता है फीमेल गैमेटोफाइट जो कि स्टिग्मा से बहुत दूर होता है, विच इज़ फार अवे फ्रॉम द स्टिग्मा की रीच से काफ़ी दूर होता है. नाउ द पोलन जिसे हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, दे आर नॉर्मली हेल्ड एट स्टिग्मा. ठीक है, पोलन आकर के कहाँ रुकता है? स्टिग्मा में. पोलन कह लीजिए या मेल गैमेटोफाइट कह लीजिए, दे आर मोस्टली हेल्ड एट स्टिग्मा एंड देर इज़ नो डिवाइस फॉर देम टू रीच द एग. और ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं होती जिससे कि वो स्टिग्मा से एग तक पहुंच सके फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट. नाउ टू इफेक्ट फर्टिलाइजेशन द पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा. ठीक है, फर्टिलाइजेशन को प्रोसीड करने के लिए पोलन ग्रेन्स जो हैं वो स्टिग्मा में जर्मिनेट कर जाते हैं बाय पुटिंग फोर्थ पोलन ट्यूब्स. और जर्मिनेट करके क्या निकालते हैं? पोलन ट्यूब्स को एक्सक्रीट करते हैं या निकालते हैं या रिलीज करते हैं. राइट नाउ विच ग्रोज थ्रू द स्टाइल. अब ये जो पोलन ट्यूब है ये स्टाइल से होती हुई जाती है एंड फाइंड देयर वे इनटू द ओव्यूल. तो ये पोलन ट्यूब स्टिग्मा में जर्मिनेट होकर के पोलन ट्यूब रिलीज करके स्टाइल से होती हुई जाती है कहाँ पर? इनटू द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर. वेयर दे डिस्चार्ज द स्पर्म्स, जहाँ पर जाकर के वो स्पर्म्स को डिस्चार्ज करती है इन द विसिनिटी ऑफ द एग, एग के आसपास की जगह पर. वन ऑफ द स्पर्म फ्यूजेस विद द एग. एक स्पर्म फ्यूज करता है एग के साथ में और फ्यूज करके जायगोट का फॉर्मेशन करता है, जबकि द अदर वन फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस. दूसरा स्पर्म किसके साथ फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियस के साथ या सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में, और फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है. राइट, आउट ऑफ द स्पर्म्स वन ऑफ द स्पर्म दैट इज डिस्चार्ज इट फ्यूजेस विद द एग और एग सेल and forms zygote, whereas the another sperm fuses with the polar or secondary nucleus and forms primary endosperm nucleus. Now the distance a pollen has to travel in order to reach the egg depends on the length of style which varies in different species. ठीक है, पोलन को कितनी दूरी तय करनी होगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा इन ऑर्डर टू रीच द एग. ठीक है, कि वो एग तक पहुंच सके फॉर फर्टिलाइजेशन, डिपेंड करता है स्टाइल की लंबाई पर, स्टाइल की लेंथ पर ये डिपेंड करता है, जो कि अलग अलग होती है या वेरी करती है डिफरेंट प्लांट स्पीसीज़ के अंदर. फॉर एग्ज़ाम्पल इन शुगर बीट, अगर हम शुगर बीट की बात करते हैं तो शुगर बीट में इट हैज़ टू ग्रो ओनली अ फ्यू मिलीमीटर, कुछ ही मिलीमीटर ग्रो करना पड़ता है पोलन ट्यूब को. ठीक है, वेयर एज इन कॉर्न, अगर हम कॉर्न की बात करते हैं तो उसके अंदर ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है वो अबाउट 450 मिलीमीटर तक हो सकता है. राइट, मीन्स पोलन ट्यूब को ग्रो करना पड़ता है अबाउट अप टू 450 मिलीमीटर इन केस ऑफ कॉर्न. So the distance or the distance which pollen has to travel, it depends on the length of pollen tube which varies in different species
can be few millimeter in sugar beet and up to 450 millimeter in case of corn. Now, one more thing we need to know that in angiosperms the process of fertilization completes in following steps. ठीक है, कुछ steps हैं जिनको इंक्लूड किया गया है एंजियोस्पर्म्स के अंदर फर्टिलाइजेशन की स्टडी करने के लिए. द फर्स्ट वन इज द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. द नेक्स्ट इज पाथ ऑफ पोलन ट्यूब. नेक्स्ट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, the discharge of male gamete and gametic fusion. These are the 7 steps that are necessary in order to study the process of fertilization in angiosperms. Now we are going to study each step in detail. Now the first step is the germination of pollen grain. So the germination starts after pollen grain reaches the stigma by pollination. ठीक है, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है पोलिनेशन द्वारा, वैसे ही जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है. फॉर जर्मिनेशन द पोलन ग्रेन नीड्स टू स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा. जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है कि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा की सरफेस पर जाकर के चिपक जाए. ठीक है, और इसके लिए द स्टिग्मा सिक्रीट्स सम सब्सटेंसेस विच कंटेन्स ऑयल एंड प्रोटीन. अब जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा की सतह पर या सरफेस पर जाकर के चिपके, इसके लिए स्टिग्मा जो है उसके द्वारा कुछ सब्सटेंस सिक्रीट किए जाते हैं जिनमें ऑयल और प्रोटीन्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑयल इज प्रेजेंट एज अ स्टिकिंग सब्सटेंस in Petunia hybrida and Zea mays, whereas protein is found in Cosmos and Brassica. Now, the pollen grains swells after absorption of water on the surface of stigma. ठीक है, स्टिग्मा की सरफेस पर जाकर वहाँ चिपकने के बाद पोलन ग्रेन जो है पानी का एब्जॉर्प्शन करता है और वाटर एब्जॉर्प्शन की वजह से वो फूल जाता है या स्वेल हो जाता है स्टिग्मा की सतह पर. फॉर दिस सम पेपिलोज आउटग्रोथ आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा. इसके लिए स्टिग्मा की सतह पर कुछ पेपिलोज आउटग्रोथ पाई जाती हैं. द जर्मिनेशन पीरियड ऑफ पोलन ग्रेन डिपेंड्स ऑन देयर लॉन्जेविटी. ठीक है, पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन पीरियड होगा कि कितनी देर में वो जर्मिनेट होता है वो उनकी लॉन्जेविटी पे डिपेंड करता है. द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पोलन ग्रेन टू रीच स्टिग्मा, कितना समय लगेगा पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर पहुंचने में और जर्मिनेट होने में, उसे हम उसका जर्मिनेशन पीरियड कहते हैं. और ये अलग अलग प्लांट स्पीसीज में अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल 5 मिनट का जर्मिनेशन पीरियड देखा गया है जिया मेज में, 35 मिनट्स जर्मिनेशन पीरियड देखा गया है बायोला ओडोरा में, वेयर एज सबसे मैक्सिमम 56 डेज का जर्मिनेशन पीरियड देखने को मिला है इन केस ऑफ प्राइम्यूला इलेटियर. Now the viability of pollen grains depends on temperature and moisture. पोलन ग्रेन्स की जो जीवन क्षमता होती है जिसे हम वाइबिलिटी कहते हैं वो डिपेंड करती है 2 important फैक्टर्स पर, that are temperature and moisture. Due to the absorption of water, the exine becomes soft, where in time comes out from the germ pore in the form of small tube called germ tube, which grows and converts into pollen tube. तो वाटर के एब्जॉर्प्शन करने से एक्साइन सॉफ्ट हो जाती है और इंटाइन जो है वो जर्म पोर में से एक छोटी सी ट्यूब के फॉर्म में बाहर निकलती है जिसे जर्म ट्यूब कहते हैं, और ये ग्रो करके या ग्रोथ करके पोलन ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है. नाउ नंबर ऑफ पोलन ट्यूब्स के आधार पर 2 टाइप के पोलन ग्रेन्स होते हैं. 2 types of pollen grains are found on the basis of number of pollen tubes. They are monosiphonous and polysiphonous, right? Monosiphonous pollen grains and polysiphonous pollen grains. They are classified on the basis of number of pollen tubes, how many pollen tubes they carry. First one is monosiphonous pollen grains. These are those pollen grains that has only a single pollen tube, जिनमें केवल एक pollen tube present होती है. अधिकतर मैक्सिमम ये डाइकॉट्स के अंदर पाए जाते हैं. जबकि सेकंड वाला जो है पॉलीसाइफनस पोलन ग्रेन्स, दे आर वन दैट कंटेन्स मैनी पोलन ट्यूब्स एंड दे आर फाउंड इन सम फैमिलीज. एग्जाम्पल कुकुरबिटेसी, मालवेसी एंड कैम्पेन्युलेसी.
ठीक है, इन फैमिलीज़ के अंदर या इन फैमिलीज़ के प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर पॉलीसाइफनस प्रकार के पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। नाउ द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा इज कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग बायोकेमिकल्स। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो हैं उनका स्टिग्मा पर जो जर्मिनेशन होता है वो कुछ बायोकेमिकल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। फर्स्ट इज RNA, tRNA, राइबोसोमल RNA, rRNA and transfer RNA that is tRNA ratio should be high in hydrated pollens। ठीक है, पहली बात तो ये हुई कि राइबोसोमल और tRNA का जो रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए हाइड्रेटेड पोलन्स के अंदर। ठीक है, द सेकेंड फैक्टर इज लिपिड्स, रेजिन्स एंड शुगर शुड बी प्रेजेंट इन स्टिग्मेटिक फ्लूइड। स्टिग्मा में जो फ्लूइड है उसके अंदर लिपिड्स की, रेजिन्स की और शुगर की मात्रा पाई जानी चाहिए। द थर्ड फैक्टर इज दैट द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक राइबोन्यूक्लियस, एस्टीरेज, amylase and alkaline phosphatase, they are also responsible for germination of pollen grains on stigma. So these are some of the factors that are responsible for germination of pollen grains on stigma or that controls the germination of pollen grains on stigma. Now the next step is the path of pollen tube. So after pollen germination, the pollen tubes grow on the surface of stigmatic papilla or through the cellulose pectic layer of their walls. Now three types of styles are required for this purpose, that are open tube like, example Lilium and Papaveracea के कुछ members में ऐसा देखा जाता है. Second is half closed type which is seen in the members of Cactaceae, and the third type is fully closed type that is seen in Datura. तो हम कह सकते हैं कि पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल में ग्रोथ करती है, जिसके लिए तीन प्रमुख प्रकार की स्टाइल्स प्रेजेंट होती हैं, जो हैं ओपन ट्यूब लाइक, हाफ क्लोज्ड एंड फुली क्लोज्ड, दैट आर सीन इन Lilium and members of Papaveracea in open tube like, that are half closed like style in some members of Cactaceae, and the third is fully closed type that is seen in Datura. Now the next step is growth of pollen tube. The pollen tube emerges at the germ pores on the pollen grains, which are generally covered with only a very thin layer of exine. तो पोलन ट्यूब कहाँ से निकलती है? जर्म पोर में से निकलती है, पोलन ग्रेन्स में जो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, पोलन ग्रेन्स में पाए जाने वाले जो जर्म पोर्स हैं उनमें से पोलन ट्यूब बाहर निकलती है, विच आर जनरली कवर्ड विद ओनली अ वेरी थिन लेयर ऑफ एक्साइन. ठीक है, तो ये जर्म पोर जो होते हैं ये एक थिक पतली सी झिल्ली होती है एक्साइन की, उसके द्वारा ढके हुए होते हैं. तो द फर्स्ट इवेंट एसोसिएटेड विद जर्मिनेशन, जर्मिनेशन होने के लिए जो सबसे पहला इवेंट होता है वो होता है हाइड्रेशन एंड स्वेलिंग ऑफ आउटर पेक्टिक लेयर ऑफ इंटाइन. ठीक है, विच लीड्स टू द रप्चर ऑफ एक्साइन. तो सबसे पहले क्या होगा जर्मिनेशन होने के लिए? जो इंटाइन की जो पेक्टिक लेयर है वो हाइड्रेशन प्राप्त करती है, जिसकी वजह से वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती है. ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि एक्साइन जो है वो फट जाती है, विच लीड्स टू द रप्चर ऑफ एक्साइन. नाउ ऑलमोस्ट द एंटायर कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द ट्यूब. ठीक है, पोलन ग्रेन में जो भी कुछ प्रेजेंट होता है, जितने भी उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं? पोलन ट्यूब में चले जाते हैं. द रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्यूब इज रेस्ट्रिक्टेड टू द टिप रीजन. ठीक है, नाउ पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो ज़्यादातर सीमित होती है उसके टिप वाले रीजन पर, टिप वाले भाग पर. नाउ इन अ ग्रोइंग ट्यूब, ग्रोइंग पोलन ट्यूब में मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कन्फाइंड टू द एपिकल रीजन. अधिकतर जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ होता है? एपिकल रीजन में प्रेजेंट होता है. एंड अ लार्ज वैक्यूल फिल्स द ग्रेन एंड द ओल्डर रीजन ऑफ द ट्यूब. ज़्यादातर रिक्तिका, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं, बड़ा सा वैक्यूल फिल करके रखता है ग्रेन को और ट्यूब के बाकी के ओल्डर रीजन को. ठीक है, और ज़्यादातर साइटोप्लाज्म जो होता है वो एपिकल रीजन में चला जाता है. टू रेस्ट्रिक्ट द साइटोप्लाज्म टू द एपिकल रीजन ऑफ ग्रोइंग ट्यूब, अब अगर हमको साइटोप्लाज्म को एपिकल रीजन में सीमित रखना है, वहीं पर रखना है, अ सीरीज ऑफ कैलोस प्लग्स आर फॉर्म्ड. ठीक है,
कैलोस प्लग्स की कुछ सीरीज बनाई जाती हैं रेगुलर डिस्टेंस पे बिहाइंड द टिप, ताकि वो ऊपर ही रहे, ठीक है। तो टिप वाले रीजन से थोड़ा सा नीचे कुछ सीरीज में कैलोस प्लग्स को वहाँ पर लगाया जाता है। एज अ रिजल्ट अ फुली ग्रोन पोलन ट्यूब इज सब डिवाइडेड इंटू मैनी कंपार्टमेंट, जिसकी वजह से अगर हम एक फुली ग्रोन पोलन ट्यूब को देखेंगे तो वो हमको कई खाँचों में, कई कंपार्टमेंट्स में डिवाइड फॉर्म में दिखाई देती है। द प्लग ओरिजिनेट एज अ रिंग ऑन द इनर साइड ऑफ द वॉल, ठीक है। प्लग जो निकल रहा है, जिसको हम कैलोस प्लग बोल रहे हैं, वो कहाँ से निकलता है? इट ओरिजिनेट रिंग की फॉर्म में, एक गोलाकार वलय की फॉर्म में ये ओरिजिनेट होता है इनर साइड में से वॉल की। दे ग्रेजुअली ग्रो टुवर्ड्स द सेंटर, और वहाँ से होता हुआ ये ग्रो करती है कहाँ? सेंटर की तरफ, रिड्यूसिंग द ल्यूमेन, जिसकी वजह से एक जो अंदर की ल्यूमेन कैविटी होती है वो कम हो जाती है, एंड फाइनली सीलिंग द ट्यूब, और पोलन ट्यूब पूरी तरह से फाइनली सील हो जाती है। The small amount of cytoplasm that is left behind the plug on the side of the grain gradually degenerates, ठीक है। तो थोड़ा सा मात्रा में जो साइटोप्लाज्म बचा रह जाता है प्लग के पीछे ऑन द साइड ऑफ द ग्रेन्स के किनारों पर, वो डीजनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। द पार्टीशन इन द पोलन ट्यूब प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर, ठीक है। हमने पहले जैसे कि बोला कि पोलन ट्यूब में पार्टीशन फॉर्म हो जाता है कैलोस प्लग की वजह से, तो ये जो पार्टीशन है ये प्रिवेंट करता है साइटोप्लाज्म के बैक फ्लो को, ठीक है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होता है उसके बैक फ्लो को प्रिवेंट करने में ये पार्टीशन मददगार होता है। नाउ द एक्सट्रीम टिप रीजन ऑफ द ट्यूब, पोलन ट्यूब की जो एक्सट्रीम टिप वाली रीजन है वो हेमीस्फेरिकल होती है शेप में और ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। द जोन बिहाइंड इट, और इसके पीछे की जो एरिया होता है, जोन होता है एक्सट्रीम टिप के पीछे वाला जो रीजन है, इट लुक्स ग्रेन्युलर, दानेदार होता है, ग्रेन्युलर रीजन होता है। द ट्रांसपेरेंट एपिकल जोन जो होती है उसे हम कैप ब्लॉक कहते हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो जो ट्रांसपेरेंट एपिकल जोन है इट इज़ नोन एज कैप ब्लॉक। द साइटोप्लाज्म बिहाइंड कैप ब्लॉक के जो एपिकल जोन है जिसे कैप ब्लॉक कहा गया है, इसके पीछे की तरफ पाए जाने वाला जो साइटोप्लाज्म है इज रिच इन सेल ऑर्गेनेलीज, उसके अंदर काफ़ी सारी मात्रा में सेलुलर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, रफ एंड स्मूथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, एमाइलोप्लास्ट, लिपिड बॉडीज, ये सब प्रेजेंट होते हैं रीजन में बिहाइंड द कैप ब्लॉक, ठीक है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। नाउ द वॉल ऑफ पोलन ट्यूब इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि पोलन ट्यूब की जो वॉल होती है वो मोस्टली सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। एक बार हम ब्रीफ में फिर से बोलेंगे कि स्टिग्मा की सरफेस पर पोलन ग्रेन्स जो होती है उसकी एक्साइन, पोलन ग्रेन्स में हमें पता है दो वॉल्स होती हैं, एक्साइन एंड इंटाइन। तो स्टिग्मा की सरफेस पर पहुंचने के बाद में पोलन ग्रेन्स की जो एक्साइन है वो रप्चर हो जाती है और इंटाइन पोलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाती है या बाहर निकल जाती है। टिप वाले रीजन में पोलन ट्यूब की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है, और पोलन ट्यूब का जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेनली ग्रोइंग ट्यूब के एपिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। नाउ पोलन ट्यूब के साइटोप्लाज्म को टिप पर बनाए रखने के लिए कैलोस प्लग का फॉर्मेशन किया जाता है, जो कि ओल्ड पोलन ट्यूब को बंद कर देते हैं, जिससे साइटोप्लाज्म की पीछे की तरफ की ग्रोथ नहीं हो पाती या रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। पोलन ट्यूब का एक्सट्रीम टिप ट्रांसपेरेंट होता है, जिसे हम कैप ब्लॉक कहते हैं। पोलन ट्यूब की वॉल सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है और कैप ब्लॉक वाले रीजन में पैक्टिन की अमाउंट या पैक्टिन की मात्रा सबसे अधिक या मैक्सिमम पाई जाती है। कैप ब्लॉक के जस्ट पीछे वाले साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड्स एंड आरएनए की मात्रा बहुत हाई होती है। पोलन जर्मिनेशन से लेके पोलन ट्यूब के एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने के लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।